हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पीमैक्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे 12th केमिस्ट्री का जो चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी, उसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। और इससे पहले दोनों पार्टों में हम लोगों ने पहले में इंट्रोडक्शन पढ़ा था और अपक्रिया की दर क्या है और उसके मात्रक क्या है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। और दूसरे पार्ट में हम पढ़े थे, कल अपलोड हुआ था जो दूसरा पार्ट, उसमें पढ़े थे अपक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज हम पढ़ेंगे तीसरा पार्ट और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा, ठीक है। तो तीसरे पार्ट का नाम क्या है? द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम और वेग नियम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तथा वेग नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम तथा वेग नियम। अब द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम पूरा बहुत डिटेल में यहाँ पर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एक 11th में रासायनिक साम्य वाले चैप्टर में, केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में हम लोग इसे पढ़ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर तुलना करने के लिए वेग नियम बेसिकली हमें पढ़ना है, वेग नियम, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए डिस्कस करेंगे केवल तुलना करने के लिए। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, अच्छे से नोट बनाइए, ठीक है। जो टॉपिक समझ में ना आए उसे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। तो आ जाइए टॉपिक पर, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम तथा वेग नियम। लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम तथा वेग नियम। तो ये है। अच्छा, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम है क्या? द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक है अपने गुलबर्ग और वागे साहब। कौन कौन? दो वैज्ञानिक हैं, गुलबर्ग और वागे साहब। इन दोनों वैज्ञानिकों ने सबसे पहले अपक्रिया की गति, अपक्रिया की दर, अपक्रिया के वेग और अभिकारकों के सांद्रता के मध्य एक संबंध दिया, ठीक है। इन्होंने बताया कि अपक्रिया की दर और अपक्रिया में सांद्रता के, ठीक है, बीच में क्या होता है? एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं गुलबर्ग और वागे, और उस रिलेशन को क्या कहा जाता है? द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम कहा जाता है। बात समझ में आई? ठीक है। तो क्या था द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम? कि द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम ये कहता है कि स्थिर ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, स्थिर ताप पर किसी भी अपक्रिया का जो दर होता है, आर, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, अपक्रिया का जो वेग होता है, वो अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है? स्थिर ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो अभिकारकों के यानी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के, प्रोडक्ट के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। क्या है? एक बार फिर से सुन लीजिए। गुलबर्ग और वागे का जो नियम है यानी द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर जो अपक्रिया की दर होती है, वेग होती है, वो अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के क्या होती है? समानुपाती होती है। ये कहना था गुलबर्ग और वागे साहब का। बात समझ में आई? तो इस हिसाब से, ठीक है, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के हिसाब से किसी भी रिएक्शन का अगर हम रेट लिखें, मान लो AA प्लस BB गिव्स क्या है? CC प्लस DD। ये मान लो अपने पास कुछ क्या है, ये इधर ये सब क्या लफड़ा कर रहे हैं, सीधे लिख दे रहे हैं प्रोडक्ट। इधर बन रहा है क्या? प्रोडक्ट। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार क्या होगा? रेट। तो रेट हो जाएगा R बराबर अपना हो जाएगा K एक्टिव मास ऑफ A के पावर स्मॉल a। ये स्टाइक्योमेट्री गुणांक आएगा, A की सांद्रता और B की सांद्रता के ऊपर ये स्टाइक्योमेट्री गुणांक पावर में लगेगा। तो ये इस तरह से हम, इनका कहना था कि किसी भी रिएक्शन को देखकर उस अपक्रिया का हम रेट और अभिकारक
की सांद्रता पदों को हम क्या कर सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। ये गुलबर्ग और बागे साहब का कहना है। लेकिन अपना एक रिएक्शन है, क्या है रिएक्शन, NO प्लस, ठीक है, ये रिएक्शन है NO प्लस H2, NO प्लस H2। जब NO की क्रिया H2 से कराई जाती है तो बनता है नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस, नाइट्रोजन गैस। और साथ ही साथ क्या बनता है, जल बनता है। ठीक है, क्या बनता है, जल बनता है। अब यहाँ पर ज़रा देख लीजिए, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 नाइट्रोजन हैं तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गए, इधर ऑक्सीजन कितने हैं अपने, 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। ऑक्सीजन बराबर हुआ, अब हाइड्रोजन ज़रा देख लेते हैं, इधर 4 हाइड्रोजन, इधर भी 2 से गुणा कर दो। तो ये अनुमान विधि से, ठीक है, हम लोगों ने इसको क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। तो इस गुलबर्ग और बागे यानी द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार रेट अगर लिखेंगे हम, तो रेट R बराबर क्या होगा, K। अभी थोड़ी देर बाद K की भी बात करेंगे। ठीक है, K कौन है, K एक्टिव मास ऑफ NO का होल स्क्वायर, स्टोइकियोमेट्री गुणांक लगाएंगे सांद्रता पर, और क्या, H2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई। लेकिन बाद में जब प्रयोग किया गया तो ये देखा गया कि जो रेट है इस हिसाब से तो इनका गुलबर्ग और बागे के हिसाब से ये रेट ला तो सही है, चलिए ठीक है, लेकिन इनका नियम हर रिएक्शन के लिए, प्रत्येक रिएक्शन के लिए, इस टाइप के रिएक्शन के लिए सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, बाद में एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि ये जो रेट है इस अपक्रिया का, वो केवल किस पर डिपेंड करता है, NO के तो होल स्क्वायर पर डिपेंड करता है, मगर H2 की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है। ये एक्सपेरिमेंट से पता चला। ठीक है, तो यहाँ इनका नियम क्या कर गया, फ्लॉप कर गया। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। ठीक है, कहीं कहीं पर इनका नियम क्या हो जाएगा, कहीं कहीं पर इनका नियम ऐसा लागू भी होगा, और लेकिन अधिकतर जगहों पर क्या हुआ, फ्लॉप हुआ। तो इस कमी को दूर करने के लिए, यानी जो रेट होता है, ठीक है, वो स्टोइकियोमेट्री गुणांक पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, पहली चीज़, स्टोइकियोमेट्री गुणांक पर जो रेट है वो डिपेंड नहीं करता है, और इसी वजह से इनका ये द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम क्या कर गया, फेल कर गया। तो जब ये नियम फेल कर गया तो सही नियम क्या आया, सही नियम आया रेट लॉ, समझ रहे हैं ना। तो फिर आया रेट लॉ। तो ये सब पुरानी बातें हैं, तो आई होप ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इसको एक बार में अगर बात ना समझ में आए तो उसको बैक करके फिर से समझ सकते हैं, 2 बार 4 बार सुनिए, डिफिनीशन को अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। तो इसको हम मिटा रहे हैं। तो अब अपना आएगा द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। ये द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम खत्म हो गया, अब आएगा अपना वेग नियम आएगा। ठीक है, तो वेग नियम भी बेसिकली क्या करता है, वेग नियम जो कमी रह गई थी द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम में, उसी कमी को दूर किया किसने, वेग नियम में, वेग नियम ने। तो वेग नियम क्या बताता है, किसी भी अपक्रिया की गति, किसी भी अपक्रिया की दर, वेग और उनकी सांद्रता के मध्य संबंध दर्शाने वाले नियम को या गणितीय समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, वेग नियम, या ऐसा गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों की सांद्रता और अपक्रिया के दर के बीच में एक रिलेशन सेटअप करता है, उस, ठीक है, लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट लॉ। बात समझ में आई। अच्छा, अब एक चीज़ और भी है कि रेट लॉ जब भी हम लिखेंगे तो अब रेट लॉ जो है वो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री गुणांक पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, बल्कि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हैं। तो अब मान लीजिए कोई रिएक्शन है, A प्लस BB गिव्स प्रोडक्ट। बात समझ में आई। तो इसका रेट अगर हम लिखेंगे तो रेट R बराबर हो जाएगा K एक्टिव मास ऑफ A के पावर P एक्टिव मास ऑफ B के पावर Q। बात समझ में आई। तो ये हो गया इस रिएक्शन का रेट लॉ। अब P और Q
कोई भी वैल्यू हो सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हैं। हम रिएक्शन को देखकर P और Q का मान कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, प्रयोग करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, इनका मान बता सकते हैं। हाँ, अब P और Q क्या हो सकते हैं, A और B के बराबर हो सकते हैं। बात समझ में आई? P और Q के जो मान हैं वो A और B के क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। हमेशा बराबर हो ये कोई मायने नहीं है, तो इसीलिए गुलबर्ग और वागे साहब का नियम क्या कर गया, फेल कर गया। ठीक है, तो ये P और Q कैसे वैल्यू हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हैं। बात समझ में आई? P और Q कैसी वैल्यू हैं, कैसे मान हैं, तो ये प्रायोगिक मान है, प्रयोगशाला में प्रयोग करना पड़ेगा तभी हमको ये चीज़ पता चलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रेट लॉ लिखेंगे। जैसे रिएक्शन है H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, इसका अगर हम रेट लॉ लिखेंगे तो R बराबर क्या होगा, K एक्टिव मास ऑफ H2 एक्टिव मास ऑफ I2। ये रिएक्शन देखकर नहीं लिखा जा रहा है, ये प्रयोग किया जा चुका है, उस बेस पर हम ये रेट लॉ लिख रहे हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पर क्या है, घात 1 है इस सांद्रता की, और इस सांद्रता की भी घात कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक भी 1 है, तो यहाँ तो गुलबर्ग और वागे साहब का नियम क्या कर जाएगा, सक्सेसफुल होगा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें, CHCl3 क्लोरोफॉर्म जिसे कहते हैं, इसकी क्रिया जब क्लोरीन से कराई जाती है तो बनता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 बनता है, और साथ ही साथ HCl बनता है। ठीक है, अब इसका अगर हम रेट लॉ लिखेंगे तो R बराबर हो जाता है K एक्टिव मास ऑफ CHCl3 और फिर क्या, एक्टिव मास ऑफ Cl2 के पावर हाफ। तो अब यहाँ पर ज़रा देख लीजिए, ये रेट लॉ में क्या अभिकारक की सांद्रता, यानी अभिकारक की सांद्रता की जो घातें हैं, क्या वो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के बराबर हैं? इसका तो है लेकिन इसका नहीं है। बात समझ में आई? तो ये कोई मायने नहीं है कि हमेशा क्या हो, रेट लॉ में स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या होगा, सांद्रता के बराबर होगा, ये हमेशा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, ये हम रिएक्शन को देखकर कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम कैसे प्रयोग करके इन घातों को, हम अभिकारक की इन घातों को बता सकते हैं, अभिकारक की सांद्रताओं की इन घातों को बता सकते हैं। तो रेट लॉ बेसिकली क्या करता है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। रेट लॉ अभिक्रिया के दर, अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता के मध्य एक क्या दर्शाता है, रिलेशन सेटअप करता है। ठीक है, यानी वह गणितीय व्यंजक जो अभिक्रिया की दर, और दर का मतलब वेग, वह गणितीय व्यंजक जो अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध दर्शाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेग नियम, रेट लॉ। रेट लॉ से कभी भी, समझ रहे हो ना, रेट गलत नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये P और Q कैसे वैल्यू होती हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, तो ये अंतर समझ में आया होगा। अब यहाँ पर बात करेंगे K क्या है। K जो है ये अभिक्रिया का, और भी तमाम समझ रहे हैं ना, बुक से प्रैक्टिस करिए, रेट लॉ उनका देखिए, उस हिसाब से कभी कभी बराबर भी होंगे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के ये जो घातें हैं P और Q जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हैं, और कभी कभी नहीं भी बराबर होंगे, कभी कभी मैच करेगा, कभी कभी नहीं मैच करेगा। ठीक है, जैसे प्रीवियस रिएक्शन में हमने क्या बात किया कि NO प्लस H2 की जब आपस में क्रिया होती है तो बनता है N2 गैस और क्या, H2O बनता है, और इसका रेट होता है एक्टिव मास ऑफ NO का होल स्क्वायर, बस K। यहाँ पर साम्य स्थिरांक है, अभी बात करने वाले हैं। यहाँ पर 2 था, यहाँ पर भी 2 था, तो क्या देख रहे हैं, इस सांद्रता की घात पर तो निर्भर कर रहा है लेकिन इस पर निर्भर नहीं कर रहा। ये प्रयोग से ही पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा। तो इस तरह से हम एक्सपेरिमेंट से किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ लिख सकते हैं, और गुलबर्ग और वागे साहब के नियम से, यानी या अपक्रिया को देखकर हम किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको मिटा दे रहे हैं। फिर ये K क्या है, K है अपक्रिया का
अपक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है? अपक्रिया का वेग स्थिरांक या वेग नियतांक, ठीक है, क्या है? वेग स्थिरांक या वेग नियतांक है। बात समझ में आई? के को क्या बोलते हैं? वेग स्थिरांक या वेग नियतांक। तो कई बार डिफिनीशन पूछता है, परिभाषा पूछता है 1 नंबर में, किसी भी अपक्रिया के वेग स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, या वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि की अपक्रिया के लिए, अभी कोटि भी आएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? वेग स्थिरांक या वेग नियतांक या विशिष्ट साम्य नियतांक भी कहते हैं, ठीक है। तो के क्या है? अपना रेट कांस्टेंट है, ठीक है। क्या है? रेट कांस्टेंट। अब जरा देखते हैं, अभी मान लो फिर से कोई एक रिएक्शन है, इसमें समझते हैं। ये रिएक्शन है अपना ए प्लस बी बी गिव्स प्रोडक्ट। अब इसका अगर हम रेट लॉ लिखेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा? के दर वेग या दर R बराबर के एक्टिव मास ऑफ ए के पावर, क्या ए? नहीं, कितना? P, पता नहीं क्या होगा। हाँ, बराबर हो सकता है ए के, फिर क्या? B के पावर, क्या B? नहीं, Q। P और Q कौन है? तो P और Q हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हैं, इनका मान कुछ भी हो सकता है P और Q का, ठीक है। तो ये हम रिएक्शन देखकर नहीं बता सकते। हाँ, ये बराबर हो सकते हैं, बार बार इस पर हम क्या कर रहे हैं? फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखना क्या है साम्य स्थिरांक की परिभाषा कैसे, और इसी फॉर्मूले से साम्य स्थिरांक का मात्रक भी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अब जरा बताना, यदि एक्टिव मास ऑफ ए इज इक्वल टू 1 मोल प्रति लीटर, यानी 1 मोलर हो जाए, एक्टिव मास ऑफ ए इज इक्वल टू 1 मोलर, और एक्टिव मास ऑफ बी इज इक्वल टू कितना? 1 मोलर, दोनों ही क्या हो जाएं? अगर 1 मोलर हो जाएं, तब जरा बताना R बराबर के 1 पावर P इंटू 1 पावर Q, 1 के पावर कुछ भी हो, क्या आएगा? 1 आएगा। यानी R बराबर क्या आ गया? के, या के बराबर क्या आ गया? R आ गया। तो यहीं से हम डिफिनीशन निकाल सकते हैं। किसी भी अपक्रिया का वेग स्थिरांक, किसी भी अपक्रिया का रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है, बशर्ते अभिकारक की सांद्रताएं, कंसंट्रेशन जो हो रिएक्टेंट की, वो क्या हो? यूनिट हो, ठीक है, 1 मोलर हो। तो डिफिनीशन फिर से ज़रा बताना, क्या लिखेंगे डिफिनीशन? डिफिनीशन ये लिखेंगे कि किसी भी अपक्रिया का वेग स्थिरांक उस अपक्रिया के वेग या दर के बराबर होता है, जबकि अभिकारकों की सांद्रताएं क्या हों? इकाई हों। कई तरीके से लिख सकते हैं, इसमें बहुत रट्टा नहीं मारना है, इसको तरीके से समझना है। डिफिनीशन रटते हैं सब, तो उसको इस तरह से तरीके से समझेंगे तो फिर कभी भूलेगा नहीं। क्या होगा? यदि अभिकारक की सांद्रता 1 मोलर हो, यदि अभिकारक की सांद्रताएं 1 मोलर हों, तब किसी भी अपक्रिया का वेग स्थिरांक जो होगा उस अपक्रिया की दर के क्या होगा? बराबर होगा। थोड़ा और अच्छे से डिफिनीशन अगर लिखना हो इस तरह से, तो क्या होगा? यदि अभिकारक की सांद्रताएं एकांक हों, यदि अभिकारक की सांद्रताएं एकांक हों, तब किसी अपक्रिया का दर ही, तब उस अपक्रिया का दर ही उस अपक्रिया के साम्य स्थिरांक के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से डिफिनीशन लिख सकते हैं। बात समझ में आई? रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, इज 1 मोलर। बात समझ में आई? जब अभिकारकों की सांद्रताएं 1 मोलर होती हैं, तब अपक्रिया की दर ही उस अपक्रिया का साम्य स्थिरांक या वेग स्थिरांक या वेग नियतांक कहलाता है। तो ये इस तरह से समझ सकते हैं। अब जरा देख लेंगे, चूँकि अभी फिर आया था A प्लस बी बी गिव्स प्रोडक्ट, इसका हमने रेट लॉ लिखा तो R बराबर कितना आया? इसका हमने जब रेट लॉ लिखा तो R बराबर आया K एक्टिव मास ऑफ A के पावर P एक्टिव मास ऑफ B के पावर Q, ये आया रेट लॉ से रेट आया।
अच्छा, एक ये भी क्या है, ये सांद्रता है, ये भी क्या है, सांद्रता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं C, कंसंट्रेशन। इसको एक वर्ड कर दे रहे हैं, कंसंट्रेशन C कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा C पावर P, और ये भी है C, तो ये भी हो जाएगा C पावर Q। कंसंट्रेशन ही है, दोनों ही सांद्रता हैं, दोनों ही मात्रा हैं, ठीक है। अब जरा बताना, आधार समान है तो गुणा करते समय घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ेंगी, तो C पावर कितना हो जाएगा, P प्लस Q। मान लेते हैं, माना P प्लस Q इज इक्वल टू, P प्लस Q इज इक्वल टू स्मॉल n मान ले रहे हैं। P प्लस Q इज इक्वल टू क्या मान ले रहे हैं, स्मॉल n, ठीक है। अब यहाँ पर ले जाकर रख दो, स्मॉल n रख दो, तो क्या हो जाएगा, इसलिए R बराबर K इंटू C के पावर स्मॉल n, अब या K बराबर हो जाएगा R बटा C पावर n, R बटा C पावर n। अब यहाँ से K का मात्रक जब हम लिखेंगे तो K का मात्रक क्या हो जाएगा, R का मात्रक क्या होता है, तो रेट का मात्रक हम लोग पहले निकाल चुके थे। रेट की यूनिट क्या होती थी, मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, ये माइनस नहीं है, इंटू है, ठीक है। मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। कंसंट्रेशन का मात्रक क्या होता है, सांद्रता का मात्रक मोल लीटर इनवर्स, यानी मोल प्रति लीटर होता है, तो उसी को मोल लीटर इनवर्स कहेंगे। और यहाँ पर पावर कितना, n है, ये सांद्रता का मात्रक है, मोल लीटर इनवर्स, इसके पावर n है। बात समझ में आई। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ज़रा देखना, जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर n है, आधार समान है, घातें क्या हो जाएंगी, घटेंगी। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं K का मात्रक आ जाएगा, K का मात्रक आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स के पावर 1 माइनस n इंटू क्या, सेकेंड इनवर्स। बात समझ में आई। क्या हो जाएगा, K का मात्रक हो जाएगा, ये व्यापक मात्रक है। व्यापक मात्रक का मतलब इसमें n का मान कुछ भी हो, बड़े आराम से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मात्रक K का निकाल सकते हैं। अलग अलग रिएक्शन के लिए K का मात्रक अलग अलग होगा, ये नहीं कि K का मात्रक हमेशा एक ही होगा। रेट का मात्रक तो हमेशा एक ही होगा, लेकिन वेग स्थिरांक का मात्रक अलग अलग रिएक्शन के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। तो वेलकम अगेन। तो ठीक है, K का मात्रक क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स के पावर 1 माइनस n इंटू कितना, सेकेंड इनवर्स। ये हो जाएगा K का मात्रक। अब यहीं पर अगर हम बात करें शून्य कोट की अपक्रिया के लिए, तो शून्य कोट की अपक्रिया के लिए स्मॉल n की वैल्यू हो जाएगी 0। शून्य कोट की अपक्रिया है तो स्मॉल n का मान रख देंगे 0, तो यहाँ पर हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स के पावर 1 माइनस 0 इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है। थोड़ा शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा अपना 1 को 1 में से 0 घटेगा 1 ही आएगा, तो यानी क्या आ गया, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये आ गई शून्य कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K का मात्रक। बहुत पूछता है 1 नंबर में, ठीक है, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि शून्य कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का क्या मात्रक है। तो ये है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यहाँ मिनट इनवर्स भी हो सकता है, घंटा इनवर्स भी हो सकता है, ठीक है। यानी क्या देख रहे हैं कि शून्य कोट की अपक्रिया के लिए जो K का मात्रक है वो अपक्रिया के दर या वेग के मात्रक के क्या है, इक्वल है, बराबर है। यानी जो मात्रक दर का होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का होता है किसी भी अपक्रिया के लिए, वही शून्य कोट की अपक्रिया के लिए K का मात्रक होता है। अच्छा, सबसे सरल क्या है, प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए, प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए n बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो इसी में रख दोगे, स्मॉल n की जगह 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स के पावर 1 माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। 1 में से 1 घटेगा 0 हो जाएगा, और किसी भी संख्या के पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1 और ये अपना आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो फाइनली सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स
तो प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक या वेग नियतांक का मात्रक होता है रेट कांस्टेंट का, वो होता है सेकंड इनवर्स यूनिट जो होता है, सेकंड इनवर्स। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड इनवर्स, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। वैसे द्वितीय कोटि का यानी सेकंड ऑर्डर का भी निकाल सकते हो, लेकिन यही पूछा जाता है बोर्ड के क्वेश्चन में, यही बहुत पॉपुलर है। द्वितीय कोटि का कभी पूछा नहीं गया है, तो ये व्यापक मात्रक याद रख सकते हैं, इससे किसी भी कोटि का निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी में एक चीज़ और भी चलते चलते काम खत्म कर ले रहे हैं, क्या है, अपक्रिया की कोटि, इम्पॉर्टेंट, अपक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है अपक्रिया की कोटि? अपक्रिया की कोटि समझते हैं जरा। वेग नियम में प्रयुक्त सांद्रता पदों की घातों के योग को उस अपक्रिया की क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। वेग नियम में प्रयुक्त सांद्रता पदों की घातों के योग को यानी P प्लस क्यू को, यानी N को, P प्लस क्यू को, वेग नियम में प्रयुक्त सांद्रता पदों के कंसंट्रेशन टर्म के पावर के सम को उस रिएक्शन की क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। बात समझ में आई? अलग अलग रिएक्शन की ऑर्डर कोटि क्या होती है? अलग अलग होती है। क्या है डिफिनीशन? एक नंबर में बहुत पूछता है। वेग नियम में प्रयुक्त सांद्रता पदों के घातों के योग को उस अपक्रिया की कोटि कहते हैं। तो यानी यहाँ घातों का योग अपक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी? P प्लस क्यू। ठीक है, ये बुक से इस पर सवाल बहुत होता है, कोटि निकाल सकते हो। एक दो एग्जाम्पल हम करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये अपक्रिया की कोटि की डिफिनीशन समझ में आई ना। शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए ये मात्रक वेग स्थिरांक का, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए ये मात्रक हो गया। तो इस तरह से द्वितीय कोटि का, तृतीय कोटि का भी निकाल सकते हो, लेकिन अपने सिलेबस में शून्य कोटि और प्रथम कोटि का हमें पढ़ना है अच्छे से। तो अब आ जाइए जरा एक दो रिएक्शन जिसका हम वेग नियम लिखेंगे और इसका रेट आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मान लो ऐसे एक प्रैक्टिकल कर लिया जा रहा है। 2A + 3B गिव्स प्रोडक्ट, इसका रेट लो मान लो प्रैक्टिकली लिखा है R बराबर K एक्टिव मास ऑफ A के पावर 2 × B। तो इसका अगर हम कोटि पूछें तो क्या कोटि रिएक्शन को देखकर बता सकते हैं? फिर बार बार बोल रहे हैं नहीं, P और Q बार बार बता रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हैं, ये प्रयोग जब करोगे तभी पता चलेगा। ठीक है, तो कोटि क्या हो जाएगा? 2 + 1, यहाँ घात 1 छुपा, तो इस अपक्रिया की कोटि कितनी होगी? 3 होगी। अभी अभी हमने रिएक्शन लिखा था क्या? CHCl3 + Cl2 गिव्स CCl4 + HCl। इसका रेट लो हमने लिखा था R = K CH3Cl3 × Cl2 के पावर हाफ। तो इसका कोटि कितना हो जाएगा? तो इसका ऑर्डर हो जाएगा कोटि, यहाँ घात 1 है सांद्रता पद की, यहाँ घात 1/2 है, तो ये 2 × 1 = 2, 1 3, 3/2। यानी कोटि शून्य भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है रिएक्शन की। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको समझ सकते हैं। बात समझ में आई? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और भी है, तो फ़ायदा क्या है वेग नियम से? तो अभी अभी शुरुआत में हमने क्या बताया था कि वेग नियम जो है अपक्रिया की दर और सांद्रता के मध्य क्या बताता है? संबंध बताता है। ठीक है, जैसे इस रिएक्शन में क्या पता चल रहा है? इस रिएक्शन में अगर इसकी सांद्रता शुरुआत में 1 है तो चलो 1 का वर्ग 1, रेट भी कितना होगा? 1 होगा। लेकिन अगर ये सांद्रता 2 कर दें तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। यानी क्या कर रहे हैं? अगर कंसंट्रेशन पहले का दुगना कर रहे हैं तो रेट कितना गुना हो जा रहा है? 4 गुना। तो क्या है रिलेशन? सांद्रता और रेट में क्या रिलेशन है? तो हाँ, जाहिर सी बात है रिलेशन है। बात समझ में आई? अच्छा, इसको अगर हम 3 टाइम्स कर दें, 3 गुना कर दें, तो रेट अपना बढ़कर कितना हो जाएगा? अपक्रिया बहुत फास्ट होने लगेगी, रेट 9 गुना हो जाएगा। ठीक है,
तो इस वीडियो में क्या क्या पढ़े हैं हम लोग, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम पढ़े हैं। अब बहुत यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ उसमें पूरा समझ चुके होंगे। और वेग नियम पढ़े हैं, फिर वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है, शून्य कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है, प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है, अपक्रिया की कोट क्या है, वेग नियम प्रायोगिक रूप प्रयोग करके लिख सकते हैं कि बिना प्रयोग के लिख सकते हैं, ठीक है। इसका भी अंदर सार समझे हैं कि बिना प्रैक्टिकल के, बिना प्रयोग के हम वेग नियम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, शून्य कोट की अपक्रिया और प्रथम कोट की अपक्रिया पढ़ेंगे, उनके लिए समाकलित वेग समीकरण पढ़ेंगे, अर्धायुकाल क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।